Hello viewers, welcome to my channel J's English Concern. Let us start our lesson C grammar. तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सिलरीज। अभी तक हमने नॉन फाइनाइट्स, फाइनाइट्स जो वर्ब के काइंड्स हैं, ब्रॉड डिविजन्स हैं, हमने बताया था कि वर्ब तीन तरह की है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और ऑक्सिलरीज। तो अभी तक हमने फाइनाइट और उसके सब डिविजन्स, नॉन फाइनाइट उसके सब डिविजन्स, उनके अनुप्रयोग और प्रयोग सब हमने बताया आपको। नॉन फाइनाइट कितने तरह के होते हैं, उनके प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्या है पार्टिसिपल, क्या है जिरेंड, क्या है इन्फिनिटिव, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब हमने बताया। और ये भी बताया कि कैसे हम कहाँ कहाँ प्योर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिरेंड का प्रयोग करेंगे। और ये विशेष रूप से जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो किस कार्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका किस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहला हमने देखा था कि वो विशेष रूप से वाक्यों को ज्वाइन करने में, मतलब जोड़ने में, नॉन फाइनाइट्स। इसी प्रकार से ये है जो ऑक्सिलरीज हैं वो जोड़ने में काम करती थी, नॉन फाइनाइट्स जोड़ने में, यह उनके वाक्यों के जोड़ने में नहीं बल्कि उनकी संरचना में ही काम करते हैं। जोड़ने की बात ही छोड़िए, उनकी संरचना में ही काम करते हैं। कैसे संरचना में काम करते हैं, ये आइए हम लोग देखते हैं कि ये संरचना में कैसे काम करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जो ऑक्सिलरी है, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये ऑक्सिल वर्ड से बना हुआ, ऑक्सिल का मतलब होता है हेल्प, ऑक्सिलरी मीन्स होता है दैट हेल्प्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर स्पेशली हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब अगर हम इसको ऑक्सिलरी को देखें, ए वर्ड दैट हेल्प्स मेन वर्ब्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस, यहाँ पर ऑफ ए सेंटेंस कर लें, ऑफ ए सेंटेंस। तो ये आपने देखा कि इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हुई कि ऑक्सिलरी क्या है, ए वर्ड है। मैंने वर्ब में भी बताया कि वर्ब ए वर्ड है। तो ए वर्ड दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। तो यह वर्ब वर्ड है। ये वर्ड क्या है, ये वर्ब वर्ड है, ठीक है। ये ऐसा वर्ब वर्ड है जो मेन वर्ब के पहले आकर के, ये हम और स्पष्ट करते हैं और क्लैरिफाई कर देते हैं। ये वर्ड जो है, ये वर्ब वर्ड है जो मेन वर्ब के पहले आकर के उसकी सहायता करता है विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट और जो एस्पेक्ट्स को, विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। एस्पेक्ट्स स्पेशली मेन वर्ब के पहले आकर के विभिन्न एस्पेक्ट्स। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं जब, तो टेंस एस्पेक्ट और मॉडलिटी, तो हम जब टेंस एस्पेक्ट और मॉडलिटी बताएंगे, इसी में ही बताएंगे, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा कि ये एस्पेक्ट को कैसे एक्सप्रेस करती है, इसको कैसे कितने एस्पेक्ट्स को ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो। अब जैसे मान लीजिए हमने कैसे यहाँ पर देखा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। मान लीजिए यही एक वाक्य लिख लें, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। आपने देखा यहाँ राइटिंग और यहाँ पर इज़ जो है ये ऑक्सिलरी है और राइटिंग जो है मेन वर्ब है। इज़ जो है ऑक्सिलरी है और राइटिंग, ऑक्सिलरी वर्ब देखिए मेन वर्ब के पहले आई है, पहले आकर के ये है जो वास्तव में जो एस्पेक्ट होता है नॉन परफेक्टिव
कॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट, एक नॉन परफेक्टिव और कॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट है। नॉन परफेक्टिव उसी को कॉन्टिन्यूएटिव और अनकॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट है, नॉन परफेक्टिव और कॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट है। तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिल से बना हुआ है। ऑक्सिल वर्ड का मतलब होता है हेल्प, ऑक्सिलरी का मतलब होता है दैट हेल्प्स, और यह एक ऐसा वर्ब वर्ड है दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल में ही इज राइटिंग ए लेटर, यह ही इज राइटिंग ए लेटर, ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें इज जो है आया है, यही ऑक्सिलरी है। यह ऑक्सिलरी मेन वर्ब का क्या, किस एस्पेक्ट में हेल्प कर रही है, टू एक्सप्रेस नॉन परफेक्टिव कॉन्टिन्यूएटिव एस्पेक्ट, यही इसका जो है हेल्प कर रही है, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प कर रही है। तो अब चलते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा इसकी डेफिनेशन और इसका एनालिटिकल डेफिनेशन, और ये चलिए अब हम काइंड्स पर आते हैं। काइंड्स, ये जो ऑक्सिलरीज हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये दो तरह की हैं, एक प्राइमरी है और एक मॉडल है। प्राइमरी में तीन यही विशेष रूप से आती हैं। ये प्राइमरी क्यों है, प्राइमरी क्यों है, व्हाई दे आर प्राइमरी auxiliaries? Because their primary function is to help in the construction of a sentence to connote or denote the aspect in which the main verb operates or is getting operated। ये है यहाँ पर विशेष रूप से, ये हम बताना चाहते हैं। तो प्राइमरी वर्ब्स आर स्पेशली जो है ये हैं बी, डू और हैव। अब बी का जो फुल फॉर्म है वो ये है इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बीन, बीइंग, बी, इसके अंतर्गत ये आते हैं। और डू का कंप्लीट फॉर्म है डू, डज, डिड, और हैव का हैव, हैज, हैड। ये जो इसकी लिस्ट है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू, देखिए इनमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये इनके साथ मेन वर्ब आएंगे ही, और कभी कभी ये जैसे मान लीजिए मेन वर्ब के रूप में अगर आएंगी तो ये निश्चित तौर पर इनका जो फंक्शन होगा एस्पेक्ट को नहीं, या तो ये स्टेट को या बीइंग को करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये अगर ये मेन वर्ब के रूप में, जैसे अगर मान लीजिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज अगर मेन वर्ब के रूप में आई, प्राइमरी जो है अगर मेन वर्ब के रूप में इक्विवेलेंट टू मेन वर्ब, प्राइमरी अगर मेन वर्ब के रूप में आई तो वो क्या कैनोट करेंगी, वो स्टेट करेंगी, स्टेट को कैनोट करेंगी, या तो बीइंग को कैनोट, और बीइंग को कैनोट करेंगे। स्टेट और बीइंग और पोजेशन, स्टेट, बीइंग, पोजेशन। अब वो एस्पेक्ट को नहीं करेंगी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी, क्यों ये प्राइमरी कही गई, क्योंकि जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है प्राइमरीली जो है, वो प्राइमरीली इसलिए हैं क्योंकि ये एस्पेक्ट को जो है डिनोट कराने के लिए, कैनोट कराने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए स्पेशली मेन वर्ब के साथ आती हैं। और अगर ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो निश्चित तौर पर या तो स्टेट शो करेंगी, या तो बीइंग शो करेंगी, या तो पोजीशन शो करेंगी। इनका काम केवल इसी के लिए है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा, ये जो मॉडल वर्ब्स है, मॉडल जब आप जैसे किसी सुनार की दुकान पर अगर आप जाएं और वहाँ पर कहिए अंगूठी आपको लेना है, तो ये जरा दूसरा मॉडल दिखाइए, जरा दूसरा मॉडल दिखाइए, तो हमारा वहाँ विचार क्या होता है, हमारा वहाँ मॉडल से रूप, मॉडल का मतलब होता है रूप, अर्थात एक ही यही जो एक वर्ब है ये एक बार आएगी तो दूसरे रूप में आएगी, एक फिर दूसरे रूप में,
3 बार तीसरे रूप, अंगूठी सब हैं लेकिन अंगूठी जैसे विल सब हैं, अंगूठी सब हैं लेकिन मॉडल अलग अलग है। वैसे विल है, विल एक ही मॉडल ऑक्सिलरी है लेकिन वो कई कई भाव व्यक्त करती है। देखिए मॉडल ये जैसे नोडल से नोड बना, नोड से मोड से मॉडल बना है, जैसे नोडल है, जोन से जोनल है, तो वैसे मोड से मॉडल बना हुआ है। मोड का तात्पर्य होता है कि एटीट्यूड। मोड का मतलब होता है एटीट्यूड, दूसरी तरह का रूप, दूसरी तरह का जो है विचार, दूसरी तरह की एक प्रकार के जो, मान लीजिए एक बार आपने विल का प्रयोग किया तो वो मान लीजिए कि किसी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आया, और दूसरी बार विल के लिए किया तो क्वेश्चन के लिए आया, तीसरी बार विल के लिए किया तो डाउट का आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे एक विल है वो कई मोड ऑफ एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकती है। जैसे शैल है तो कई मोड ऑफ एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकता है, वुड है कई मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मोड्स ये जो मॉडल है, जैसे नोडल है, मॉडल जोनल है, वैसे मोड से मॉडल है। तो मोड से बना हुआ है ये मोड, MODE, मोड ऑफ, जैसे मोड, ये मोड क्या होता है, ये एक प्रकार का एटीट्यूड है, डिफरेंट एटीट्यूड ये शो करेगी यहाँ वर्ड्स के रूप में। जैसे हमने अंगूठी का उदाहरण दिया है आपको, वैसे ही एक वर्ड है ये, लेकिन ये डिफरेंट एटीट्यूड शो करेगी। एक बार पॉसिबिलिटी की बात करेगी, एक बार जो है कैपेसिटी की बात करेगी, एक बार जो है जैसे एक्वायर्ड स्किल की बात करेगी। तो कई डिफरेंट जो है एटीट्यूड ये एक्सप्रेस करती है। इसीलिए व्हाई आर दे कॉल्ड मॉडल, बिकॉज दे एक्सप्रेस different modes of action or attitudes, different modes of action or attitudes. So this is why they are called modal. Modal verbs are so called because they show different modes, different attitudes, different meanings. एक बार इसका यूज करेंगे तो दूसरा मीनिंग आएगा, एक बार दूसरा तो दूसरा एटीट्यूड, एक बार दूसरा तो दूसरा एटीट्यूड। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, अब हम देख लें कि मॉडल के काइंड्स कितने हैं और लिस्ट क्या है। देखिए ये 3 तरह की मॉडल्स हैं। मॉडल्स जो हैं वो 3 तरह का। मॉडल वर्ब्स क्या हैं? मॉडल वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट शो डिफरेंट मोड्स, that show the different modes either coming before main verb or alone they stand. तो ये अब हम चलते हैं मॉडल वर्ब कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। अब ये कौन कौन है? प्योर, या इसी को प्राइमरी भी कहते हैं, प्योर और प्राइमरी। तो प्योर कौन कौन सी हैं? विल, इसकी लिस्ट क्या है? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, इतने हैं। देखिए विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। देखिए ये पास्ट फॉर्म है इनके, और एक अलग है मस्ट, अलग उनसे है मस्ट। तो ये हो गए, मतलब इसके साथ ये पेयर पास्ट का पेयर, इसके साथ ये पास्ट का पेयर, इसके साथ ये पास्ट का पेयर, इसके साथ ये पास्ट का पेयर, अर्थात 1 2 और 3 और 4, 4 दूना 8 ये और 1 9, टोटल 9 की संख्या है जो प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स, ये प्योर मॉडल्स, ये प्योर मॉडल्स हैं। आप इनफ्लेक्शनल मॉडल्स, इनफ्लेक्शनल मॉडल क्या होती है? प्योर तो आपने समझ लिया कि प्योर मॉडल, प्योर माने प्योर। अब लेकिन इनफ्लेक्शनल क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शन होता है इनमें देखिए यूज्ड +2, ये इन्फ्लेक्ट कर गया, आगे इसमें और जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो इन्फ्लेक्ट किया हुआ है। और टू, डेयर, ये भी इन्फ्लेक्ट हुआ है। वास्तव में इसमें डेयर टू नहीं आया है, क्योंकि डेयर तो एलोन स्टैंड करता है। तो इन्फ्लेक्शनल में ये भी आता है, 3 इन्फ्लेक्ट करता है, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब यूज्ड के बाद 2 लगा दिया, 8 के बाद 2 लगा दिया गया, इसी रहते ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं,
इन्फ्लेक्शनल ग्रुप में आते हैं कि इनमें बढ़ोतरी हो गई थोड़ी सी। अब इम्पोज्ड क्या है? इम्पोज्ड मॉडल्स क्या है बेटा? आप जैसे ध्यान दीजिए कि इम्पोज्ड मॉडल्स वह मॉडल्स हैं जो वास्तव में मॉडल नहीं हैं, लेकिन उनको इम्पोज कर दिया गया है, उनको ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, उनको ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया। अब इसके लिए जैसे हमको ये काम करना है, उसे यह काम करना है, ही इज़ टू डू द वर्क, उसे यह काम करना है, ही इज़ टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना है। अब उसे यह काम अवश्य करना है तो ही मस्ट हैव टू डू दिस वर्क, ये हुआ। ऐसे ही यह जो है कंपल्सन विशेष रूप से, या अनिवार्यता, या कंपल्सन जिसको कह सकते हैं, अनिवार्यता मतलब ये काम करना आवश्यक है, चाहे ऑन द पार्ट ऑफ हिम। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाना है तो आई हैव टू टीच, हमें जाना है आई हैव टू गो, ठीक। जैसे अब मान लीजिए ये तो बाध्यता हुई। अगर मान लीजिए हम स्वेच्छा से आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे अवश्य ही जाना है, बाध्य है, आई मस्ट हैव टू गो, ये तो अति अनिवार्य, अब तुरंत हमको निकलना है। तो यह है जो कंपल्सन है। इम्पोज्ड इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये विशेष रूप से ज़बरदस्ती इन पे थोप दिया गया और इसमें कंपल्सन का भाव, या जैसे इम्परेटिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, इम्परेटिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, इम्परेटिवनेस ऑन द, जैसे मुझे ये काम करना है तो इट इज़ इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ मी। अगर हमें काम करना है तो इट इज़ इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ मी। तो ये जैसे मुझे गाना है, आई एम टू सिंग। अब किसी ने अगर कहा है या कोई आदेश आया है तो आई हैव टू सिंग, ये दबाव हो गया, एक प्रकार से अनिवार्यता हो गई, किसी के द्वारा बाधित हो गया, आई हैव टू। लेकिन आई मस्ट हैव टू, तो ये तो अति अनिवार्यता हो गई। ये चीज़ यहाँ पर हमको स्पष्ट करना है। तो इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वाज टू, वर टू और मस्ट हैव टू, इतने जो हमारे स्पेशली वी वर्ब्स हैं और हैज़ हैव वर्ब्स हैं, तो इनमें हम मिला करके क्या करते हैं, उनको फॉलोड बाय टू, उनमें टू लगा करके दे आर फॉलोड बाय टू, तो उनके बाद हम टू लगा लेते हैं और इसी को हम जो है इम्पोज्ड मॉडल कहते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ये किस लिए आते हैं। और अभी जब इसका हम समुचित उपयोग, जैसे अभी तो हम मॉडल का आज आपको हम जो है ये प्रयास करेंगे कि हम प्राइमरी के बारे में, ठीक है, प्राइमरी का ये जो है वर्ब किस लिए विशेष रूप से ये यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसका हम क्लैरिफिकेशन आपको दे दें। तो ये हुआ छोटा सा प्रयास, है ना। थैंक यू।